नमस्कार, आखिरी सौदा में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं हर्षदा सावंत। नमस्कार, मैं हूं अनिल सिंघी और इस वक्त बाजार में जो तस्वीर वो बेहद इंटरेस्टिंग है, जहां सेंसेक्स अच्छी मजबूती के साथ कारोबार कर रहा है। निफ्टी एकदम सपाट 9150 के आसपास है और मिड कैप शेयरों में थोड़ा नुकसान, बैंक निफ्टी में थोड़ा ज्यादा नुकसान। खुलते ही आज फिर से नए रिकॉर्ड बने, 9200 के पार के लेवल्स दिखे। हालांकि स्क्रीन पर नहीं दिखे, लेकिन 9200 के ऊपर निफ्टी गया जरूर। बैंक निफ्टी ने भी नया रिकॉर्ड हाई बनाया, मिड कैप इंडेक्स ने नया रिकॉर्ड हाई बनाया, लेकिन उसके बाद वहीं से मुनाफा वसूली होती हुई दिखी। पिछले आधे घंटे में थोड़ी संभलने की कोशिश की है बाजार ने, लेकिन फिर से प्रॉफिट बुकिंग आती हुई दिख रही है। तो आज के ट्रेडिंग सेशन की सबसे बड़ी हाईलाइट यही कि नया हाई बनने के बाद थोड़ी मुनाफा वसूली, लेकिन मुनाफा वसूली 50-60 अंकों से ज्यादा की अब तक नहीं आई है और 9150 कल के हाई लेवल के आसपास बाजार अब भी ट्रेड कर रहा है। तो कह सकते हैं गैप से खुलने के बाद वो गैप पूरा भरा है, लेकिन बहुत कमजोरी होती दिख रही हो वैसा कुछ भी नहीं। तो हफ्ते के आखिरी दिन अब अगले एक घंटे सबसे बड़ा सवाल ये होगा, क्या हम हरे निशान में आज बंद हो पाएंगे? ये बड़ा सवाल होगा हर्षदा। जी हाँ, लेकिन देख लेते हैं आज कहां से प्रेशर बनता दिखाई दिया, किन स्टॉक्स में क्या एक्शन देखने को मिला है। तो अब तक के सबसे एक्टिव काउंटर्स आपकी स्क्रीन पर लाते हैं। देखिए, टेलीकॉम काउंटर्स ने आज थोड़ा सा निराश किया है, यहां पर मुनाफा वसूली हावी है। आइडिया, भारती, आरकॉम जैसे काउंटर्स में मुनाफा वसूली का दबाव, लेकिन एमटीएनएल एक शेयर है जहां पर जबरदस्त तेजी बनती हुई दिखाई दी है। बीएसएनएल के मर्जर की खबर पर यह स्टॉक 3% ऊपर है, सुबह से मजबूत टिका हुआ है। इसके अलावा देखिए और कौन से विकेट्स हैं जो गिरते दिखाई दिए हैं। तो बैंकिंग शेयरों में आज हमने देखा है सेल साइड की पोजीशंस है और छोटे बैंक्स पे ज्यादा दबाव है और सरकारी बैंकों में ज्यादा प्रेशर देखने को मिल रहा है। सेंट्रल बैंक, बीओबी, एसबीआई जैसे काउंटर्स में 5-5% तक का नुकसान आज के सत्र में बनता दिखाई दिया है। इसके अलावा आप देखिए इंफ्रा शेयरों की भी हालत खराब होती हुई, जीएमआर, दिलीप बिल्डकॉन, एआरएसएस 2-2.5-3% तक की गिरावट पर ये काउंटर्स ट्रेड करते दिखाई दिए हैं। लेकिन एक स्पेस है जहां पर हमने देखा अच्छी तेजी बनती दिखाई दी है, वो है सिगरेट मैन्युफैक्चरर्स, आईटीसी, वीएसटी, गॉडफ्रे। ये पूरे काउंटर्स है जहां पर अच्छी खरीदारी देखने को मिल रही है, क्योंकि जो सेस इन पर लगेगा जीएसटी के तहत, जीएसटी के अलावा वो न्यूट्रल माना जा रहा है, इसीलिए तेजी। लेकिन कहां से सहारा आया है? विप्रो कुछ सपोर्ट कर रहा है, मारुति, इन्फोसिस, एचडीएफसी बैंक भी हमने देखा थोड़ी बहुत खरीदारी से इंडेक्स पॉजिटिव टेरिटरी में टिक पाने की कोशिश कर रहा है। लेकिन अब आते हैं आज की लिस्टिंग पर भी। टाटा स्टील, हीरो मोटोकॉर्प भी गेनर्स में शामिल है। आज देखिए पारी की शुरुआत की है म्यूजिक ब्रॉडकास्ट ने और 420 का हाई इसका था, उसके बाद 400 के नीचे फिसलता वो काउंटर दिखाई दिया। तो उसका भी चार्ट आपके लिए लेकर आएंगे, जहां पर अब हम देख रहे हैं 374 के आसपास ये काउंटर ट्रेड करता हुआ दिखाई दे रहा है। मिड कैप में कई ऐसे काउंटर्स हैं जो पिट रहे हैं आज के सत्र में, जो पिछले कुछ दिनों में काफी भाग चुके थे। उनमें हम देख रहे हैं सेल साइड की पोजीशंस और ऑफ कोर्स इस समय जो सबसे एक्टिव स्पेस है मिड कैप में जहां पर खरीदारी हो रही है वो है चीनी कंपनियां। तो चलिए बता दें हम आज का मेनू क्या कुछ परोसने वाले हैं, हम आपको आखिरी सौदा में कहां नजर रखने वाले। सबसे पहले तो बाजार के अब आगे के टारगेट क्या हैं, कहां तक भागेगा बाजार, ये सबसे बड़ा सवाल है, इसका लेंगे जवाब। क्वांटम म्यूचुअल फंड के नीलेश शेट्टी हमारे साथ जुड़ेंगे, पूछेंगे उनसे कि घरेलू फंड्स ने जो खरीदारी से थोड़ा सा हाथ रोका है, पैसे की कमी है या फिर वो बाजार को नीचे आने का इंतजार करें, ये उनसे जानना जरूरी है। powermywealth.com के संदीप वागले साहब हमारे साथ जुड़ेंगे, बीटीएसटी, एसटीबीटी बताएंगे, आखिरी मिनटों में चार्ट पर आपको सटीक राय देंगे। लेकिन इस वीकेंड पर सबसे बड़ा डेवलपमेंट जो होगा वो होगा उत्तर प्रदेश से। कौन बनने वाला है वहां का मुख्यमंत्री, उस पर हम नजर रखेंगे और उसके लिहाज से क्या कुछ एक्शन बाजार में हो सकता है, ये सब कुछ बताने वाले हम आपको आज अपने शो में। इस बीच फिर ग्रीड मीटर देख लीजिए, 54 थोड़ा सा सेंटिमेंट सुधार का संकेत दिखा रहा है बीचों बीच से, और उसकी वजह यह है कि अब भी दिग्गजों में खरीदारी होती दिख रही है, खासतौर से आईटीसी जैसे दिग्गज मोर्चा संभाले हुए हैं और उन्हीं के दम पर सेंसेक्स अच्छी मजबूती के साथ कारोबार करता हुआ दिख रहा है। लॉन्ग या शॉर्ट, ये बताने के लिए हमारे साथ डेस्टी मनी सिक्योरिटीज के सुमित जैन हैं, उनसे पूछते हैं। सुमित, सबसे पहले तो जेट एयरवेज 20% ओपन इंटरेस्ट बढ़ा है आज और 3% है स्टॉक ऊपर, वायदा कारोबार के बैंक से निकला है बाहर, क्या करना चाहिए?
जी, जैसा आपने कहा, ओपन इंटरेस्ट भी बढ़ा है और प्राइस भी बढ़ी है। ये क्लियर कट एक लॉन्ग इन ओपन इंटरेस्ट और लॉन्ग इन राइज इन प्राइस का एक मामला है, जहां पर एक लॉन्ग बिल्डअप हमें नजर आ रहा है फ्यूचर्स में। तो यहां पर करीब करीब ये जो स्टॉक है, इसको 494 496 तक जाने का अंदाजा दिखाई पड़ रहा है। और इसमें अगर कोई ट्रेड लेना चाहे, फ्रेश ट्रेड भी लेना चाहे, तो 472 के नीचे स्टॉप लॉस लगा करके होल्ड करें। ओके, 472 का स्टॉप लॉस और नई खरीदारी की जा सकती है। ऐसे कई और काउंटर्स है। टोरेंट फार्मा आप देखेंगे 18% का उछाल ओपन इंटरेस्ट में, स्टॉक में 4% की तेजी देखने को मिल रही है। क्या ये मूव कन्विंसिंग है, टिकाऊ है? बिल्कुल। टोरेंट फार्मा जो है, इसका एक जो 1420 का जो लेवल है, वो एक काफी अच्छा एक सपोर्ट है। और यहां से अगर ये लेवल उसने आज पार कर दिया है, यहां से अगर ये लेवल सस्टेन करता है तो ये काउंटर को करीब करीब 1520 तक, यहां से करीब करीब 90 से 100 रुपए की तेजी बन सकती है। तो ऐसा कर सकते हैं कि इसे एक 1415 के नीचे स्टॉप लॉस लगा करके रखें, तो 1500 तक के लेवल के पास प्रॉफिट बुक करने मिल सकता है। ओके, एक और स्टॉक जो बड़ा मजबूत है मिड कैप आईटी स्पेस से, टाटा एलेक्सी। टाटा एलेक्सी में देखिए सुमित 4% की तेजी है और 12-13% ओपन इंटरेस्ट बढ़ा है। तो वैसे तो आईटी शेयर थोड़ा थोड़ा रिकवर करने की कोशिश कर रहे थे निचले स्तरों से, टीसीएस थोड़ा बढ़ा है, इन्फी वगैरह, विप्रो ये मजबूत हुए हैं, सिलटेक भी आज अच्छा है। तो आईटी शेयर थोड़े बेहतर है। टाटा एलेक्सी खरीदेंगे आप? टाटा एलेक्सी बिल्कुल जो एक अगेन लॉन्ग बिल्डअप नजर आ रहा है स्टॉक के अंदर, और यहां से ये स्टॉक करीब करीब 1540 तक जा सकता है। अगर कोई फ्रेश ट्रेड भी यहां पर लेना चाहे तो 1498 के नीचे स्टॉप लॉस लगाएं। ये काफी एक 1505 का काफी एक स्ट्रांग सपोर्ट है, उसके नीचे नहीं तो तोड़ना चाहिए स्टॉक को, और 1540 आए तो प्रॉफिट बुक कर सकते हैं। आइडिया एक स्टॉक जो फिर से 113 114 पर जाकर अटका है, यहां पर क्या शॉर्ट की पोजीशन ले लें? 3.5% नीचे। यस बिल्कुल। एक आइडिया जो है 110 के कॉल में जो एक बड़ा ओपन इंटरेस्ट बिल्डअप है, वो बहुत बड़ा रेजिस्टेंस है। तो मैं यहां पर आइडिया को हम लोग एक शॉर्ट किया जा सकता है, 111 112 का स्टॉप लॉस लगा करके रखें, और टारगेट इसका 102 के करीब बन सकता है। रिलायंस इंफ्रा ये भी शॉर्ट कैंडिडेट है या फिर सिर्फ मुनाफा वसूली है? क्योंकि जो कल बोर्ड बैठक हुई, इसमें 2000 करोड़ रुपए तक की सिक्योरिटीज इश्यू करने की बात की, उसके बाद स्टॉक में मुनाफा वसूली हो रही है, 2% नीचे है, 8% ओपन इंटरेस्ट बढ़कर भी आया है। सुमित, फिलहाल ये कोई मुनाफा वसूली थोड़ी सी नजर तो आ रही है, बट यहां पर रिलायंस इंफ्रा में कोई ट्रेड नहीं बनता। आप लेवल्स के लिए रुके, अगर ये 602 के पार चला जाए कन्विंसिंगली, तो वहां पर लॉन्ग पोजीशन बनाई जा सकती है। और डाउन साइड में स्टॉक को करीब करीब 575 577 का काफी स्ट्रांग सपोर्ट है। तो मेरे ख्याल से यहां पर ना लॉन्ग ना शॉर्ट की नजर बन रही है। ओके, ना लॉन्ग करें ना शॉर्ट करें, लेकिन टायर स्टॉक्स और स्पेशली अपोलो टायर, यहाँ लॉन्ग है क्या? क्योंकि स्टॉक देखिए 1.5% मजबूत है, 9% ओपन इंटरेस्ट बढ़ा है। पिछले कुछ दिनों में लगातार अपोलो, सीएट और एमआरएफ तीनों ही भाग रहे हैं। ये अपोलो टायर्स जो है, इनका जो अर्ली जनवरी में जो इनका एक लेवल था, वो वहां पर आके रुके हुए, थोड़ा से एक जो ये स्टॉक्स है थोड़े थक गए हैं अभी भाग करके। तो यहां पर अगर कोई होल्ड कर रहे हैं तो मुनाफा वसूली की जा सकती है। ओके, ये यहाँ पर मुनाफा वसूली का आप शिकार हो सकते हैं काउंटर्स, तो आप वो उसी पर फोकस करें। एक और स्टॉक जो मेरे रेडार पर आया है, जिसमें हमने देखा है कुछ हाल, आरईसी, और साथ ही देखेंगे आप पीएफसी। पीएफसी में ज्यादा ओपन इंटरेस्ट नहीं है, लेकिन आरईसी में हम देख रहे हैं 10% का उछाल ओपन इंटरेस्ट में, और स्टॉक भी 3% बढ़ गया है। ये आरईसी पीएफसी जो है, यहां पर ये स्टॉक्स में खरीदारी होती है जनरली मार्च अप्रैल के महीने में, बिकॉज यहां पर गवर्नमेंट इसमें डिविडेंड्स दे देती है। बट यस, दोनों स्टॉक्स काफी स्ट्रांग लग रहे हैं, और आरईसी करीब करीब 180 तक जा सकता है। काफी अच्छा मोमेंटम है। पीएफसी थोड़े से एक रेजिस्टेंस के आसपास है। अगर ये 142 143 क्रॉस करे तो वहां पर मैं इसे बाय करना चाहूंगा। फिलहाल इसमें शॉर्ट का तो कोई ट्रेड नहीं बनता। ओके, शॉर्ट ना करें, ये राय है आपके लिए आरईसी पीएफसी में। यहां पर एक और स्टॉक जो बड़ा मजबूती के साथ कारोबार करता हुआ दिख रहा है, हालांकि ओपन इंटरेस्ट में इतना इजाफा नहीं, लेकिन प्राइस एक्शन जरूर आता हुआ दिख रहा है, वो है भारत फाइनेंशियल इंक्लूजन। और इसकी वजह है कि वायदा कारोबार के बैन में इसलिए ओपन इंटरेस्ट घट रहा है, शायद बैन से बाहर निकल जाए। कैश में खरीदा जाए कैसे, क्योंकि चूंकि बैन में है।
कैश में बिल्कुल लिया जा सकता है। स्टॉप लॉस थोड़ा इसका नीचे रहेगा, 800 के नीचे स्टॉप लॉस लगेगा। 795 से 796 रुपीज का एक स्टॉप लॉस रख सकते हैं एंड अपसाइड में करीब करीब ये 880 या 885 तक जा सकता है। हालांकि इसमें ऑप्शंस में एक फिनोमेना देखने मिलता है कि इसके इंप्लाइड वोलेटिलिटी जो है वो बहुत ज्यादा होती है, ऑप्शंस काफी महंगे होते हैं, तो इसमें ऑप्शंस ट्रेड करने से बचें। ओके, ये राय है आपके लिए भारत फाइनेंशियल इंक्लूजन या फिर SKS पर। ओके, वक्त एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक में जाने से पहले सुमित से लेंगे विदाई। शुक्रिया आपका सुमित, हमारे लिए वक्त निकालने के लिए और वायदा कारोबार के तमाम स्टॉक्स पर राय देने के लिए। ब्रेक के बाद हमारे साथ जुड़ेंगे ट्रेड बुल्स ग्रुप के राजन शाह फंडामेंटल राय देने के लिए और मोनार्क नेटवर्क कैपिटल के मानव चोपड़ा वायदा कारोबार की रणनीति के साथ इस ब्रेक के बाद। बाजार कोशिश कर रहा है पॉजिटिव टेरिटरी में टिके रहने की। 9160 पर निफ्टी इस समय महज 7 अंकों की ही बढ़त है। सेंसेक्स इसके सामने 70 पॉइंट ऊपर जरूर है, लेकिन मिड कैप इंडेक्स और बैंक निफ्टी पर आया है दबाव। इस बीच आप देखिए एडवांस डिक्लाइन रेशियो में ज्यादा अंतर नहीं बचा है, 1:1.39। ये है फिलहाल स्थिति एडवांस डिक्लाइन की। ऐसे में क्या रणनीति होनी चाहिए? बाजार क्या कुछ और टाइम लेगा, कंसोलिडेट करेगा, या फिर ये बढ़िया मौका है खरीदारी करने का? हमारे साथ है हमारे दो नए जानकार, ट्रेड बुल्स ग्रुप के राजन शाह और मोनार्क नेटवर्क के मानव चोपड़ा। राजन, बताइए क्या सलाह दी है आपने क्लाइंट्स को, क्योंकि पिछले 2-3 दिनों से हाई पर हाई बन रहे थे और आज हमने देखा भी शुरुआत 9200 के ऊपर रही, लेकिन होल्ड नहीं कर पाए उन लेवल्स को। वीक हम आपके चैनल पे थे, यही शो पे थे और हमने कहा था कि यूपी में बीजेपी आएगी और हमने काफी कॉन्फिडेंटली ये कहा था और हमने ये भी कहा था कि पोस्ट इनके आने के बाद बाजार में मोमेंटम बरकरार रहेगा। तो मेरा ये मानना है कि बाजार थका नहीं है। यस, आज थोड़ा सा कुछ खास मूवमेंट हमने देखी नहीं है, लेकिन मिड कैप में आज भी हम मूवमेंट देख रहे हैं। लेकिन मेरा ये कहना है कि मोमेंटम बरकरार रहेगा और आने वाले हफ्तों में हम वीक ऑन वीक नया हाई बनाते जाएंगे आगे। तो तेजी का रुझान रहेगा बरकरार। और ये बताएं मानो आपका भी व्यू तेजी का ही है, और ऐसे में फिर क्या खरीदें? निफ्टी खरीदें जो कम करेक्ट हुआ है, या फिर बैंक निफ्टी खरीदें जो ज्यादा गिरा है? देखिए, जो सेटअप है डेफिनेटली मार्केट का दोनों, अगर हम दोनों निफ्टी बैंक निफ्टी की बात करें तो स्ट्रक्चर वाइज दोनों काफी अच्छे लग रहे हैं। बट अगर शॉर्ट टर्म स्पेसिफिकली अगर इंडिकेटर वाइज देखें तो कहीं ना कहीं बैंक निफ्टी 60 मिनट चार्ट्स के आसपास एक इम्पोर्टेंट सपोर्ट के आसपास है। करीब 21,000 का एक इंट्राडे सपोर्ट है एंड करीब 100-150 पॉइंट्स के आसपास उधर है। तो अगर 21,000 के लेवल्स अगर बरकरार रहते हैं आज एंड मे बी आज का क्लोजिंग उसके ऊपर होता है, सो मंडे को कहीं ना कहीं हम एक अपटिक देख सकते हैं, बिकॉज वो एक सपोर्ट के यहाँ से एक अच्छा बाउंस बैक आ सकता है। अगर नियर टर्म पर्सपेक्टिव की बात की जाए तो बैंक निफ्टी में हमारा जो अपसाइड टारगेट करीब 21,450 का है, जो पॉसिबल है इन नेक्स्ट फ्यू ट्रेडिंग सेशंस। इस बीच देखिए पॉकेट्स में हो रही है खरीदारी। चीनी कंपनियों में अच्छी रफ्तार बनती दिखाई दे रही, टायर कंपनियां फिर से कुछ स्पीड पकड़ रही हैं। चीनी पर आपकी मैं राय लेना चाहूंगी राजन, क्योंकि यहाँ पर जिस तरह का माहौल पैदा हो रहा है कि शॉर्टेज ऑफ प्रोडक्शन शॉर्टेज और लार्जली प्राइसेस और भी ऊपर जाती हुई दिखाई देंगी। ऐसे में सबसे ऑप्टिमम शेयर कौन सा रहेगा? किस तरह की कंपनी ले, क्या वैल्यूएशंस पर वो खड़े हैं शेयर, और कहाँ बेहतर रिटर्न्स मिलेंगे? हर्षदा, चीनी स्टॉक्स पे हम काफी बुलिश काफी टाइम से है और ये हमारा कॉल एकदम सही गया है और हम अभी भी लग रहा है कि चीनी के स्टॉक्स काफी अच्छा परफॉर्म करेंगे। आने वाले 6 महीने में मुझे लग रहा है कि चीनी के रिटेल दाम हो सकता है 50 रुपीज भी छू जाए। अभी करीबन 46 रुपीज पर केजी मिल रहा है रिटेल मार्केट में, तो मुझे लग रहा है कि आने वाले 6 से या दिवाली तक 50 रुपीज का भी रेट हो सकता है। और चीनी क्षेत्र में हमें ये EID पैरी बहुत ही बढ़िया लग रहा है, बिकॉज ये स्टॉक ने बहुत ही अंडर परफॉर्म किया है कंपेयर टू बाकी सब स्टॉक्स जो आप स्क्रीन पर दिखा रहे हो। 6% 8% बढ़ रहे हैं, लेकिन EID पैरी जो एक क्वालिटी कंपनी है साउथ इंडिया की, नंबर 1 चीनी मैन्युफैक्चरर है साउथ इंडिया की, और मेरे ख्याल से ये आज के तारीख में इसका मार्केट कैप है 5,000 करोड़ और इसके पास 60% होल्डिंग है कोरोमंडल इंटरनेशनल में, जिसका मार्केट कैप है 10,000 करोड़, यानी 60% होल्डिंग की वैल्यू हो जाती है 6,000 करोड़। इसका खुद का मार्केट कैप है 5,000 करोड़, यानी आपको एक पूरा शुगर बिजनेस जो है 39,000 टन ऑफ केन क्रशिंग कैपेसिटी, वो पूरा आपको फ्री में मिल रहा है।
तो मेरे ख्याल से इसका मार्केट कैप कम से कम यहाँ से और 40% बढ़ना चाहिए, यानी कि हमारा टारगेट 400 रुपए का है ईआईडी पेरी पे। और ऐसे भी कंपनी का परफॉर्मेंस लगातार अच्छा आ रहा है। इस साल हमें गुंजाइश है कि 22-23 रुपए का अर्निंग पर शेयर आएगा, जो बढ़ के नेक्स्ट ईयर में 25-26 तक जा सकता है। तो 25-26 के अर्निंग पर शेयर पे 11 के पी पे ये स्टॉक मिल रहा है। तो मुझे लग रहा है ये क्वालिटी कंपनी है, तो इसे एटलीस्ट 15-17 का प्राइस अर्निंग रेशियो मिलना चाहिए। ओके, तो ये है राय आपके लिए तमाम शुगर शेयरों पर जहां पर एक्शन साफ तौर पर हो रहा है। एक्शन साफ तौर पर एनबीएफसी में भी दिख रहा है। आप देखिए M&M फाइनेंस 6% अब मजबूत हो चुका है आज के सेशन में। भारत फाइनेंशियल इंक्लूजन 3% मजबूत है। इंडिया बुल्स हाउसिंग 2% मजबूत है। मानो आपको क्या पसंद है इन सब में से? देखिए डेफिनेटली रिस्क रिवॉर्ड रेशियो के हिसाब से बात की जाए तो M&M फाइनेंस काफी अच्छा लग रहा है, बिकॉज काफी टाइम तक ये स्टॉक ने अंडर परफॉर्म किया था एंड लोअर रेंज के आसपास ट्रेड करा था। करीब लास्ट 2-3 दिन में जिस तरह से वॉल्यूम ब्रेकआउट और प्राइस ब्रेकआउट हमने देखा है ऑन द वीकली पर्सपेक्टिव, सो आई थिंक जिस तरीके का इनफैक्ट जो वीकली क्लोजिंग भी आ रहा है 300 के ऊपर, मेरा ऐसा मानना रहेगा कि नेक्स्ट वीक में एक M&M फाइनेंस काफी अच्छा आउट परफॉर्म कर सकता है। इनफैक्ट इसका रिस्क रिवॉर्ड रेशियो भी काफी अच्छा है, बिकॉज लोअर साइड में मुझे नहीं लगता स्टॉक 300 के नीचे जाएगा इन द नियर टर्म पर्सपेक्टिव। बट अगर बात की जाए तो ऑन द अपसाइड, बट अपसाइड की बात की जाए तो स्टॉक के पास अभी भी अपसाइड में 345 और 365 तक का पोटेंशियल है। सो स्टॉक ने अभी नया मोमेंटम पकड़ा वॉल्यूम के साथ, सो डेफिनेटली ये स्टॉक थोड़ा फ्लेवर में रहेगा। इंडिया बुल हाउसिंग की अगर चार्ट्स की बात की जाए तो स्टॉक काफी टाइम से ट्रेड कर रहा है एंड सीरीज ऑफ हाई टॉप्स एंड हायर बॉटम्स बनाते जा रहा है। स्टॉक अभी भी ओवरबॉट जोन पे है, बट जो वॉल्यूम्स के साथ स्टॉक चल रहा है, सो आई थिंक नियर टर्म पर्सपेक्टिव में इस स्टॉक में बहुत ज्यादा अपसाइड नहीं दिख रहा है इंडिया बुल हाउसिंग में। बट किसी में स्टॉक ऑलरेडी इंडिया बुल हाउसिंग में होल्डिंग है तो मैं सजेस्ट करूंगा कि करंट लेवल्स में थोड़ा प्रॉफिट बुकिंग की जाए, बिकॉज जो इसका सपोर्ट है 945 का, आई थिंक नियर टर्म में 945 एक बार टेस्ट कर सकता है। कई और काउंटर्स हैं जहां पर हमने देखा अच्छी एक्टिविटी। हम पहले REC PFC की बात कर रहे थे, वो काउंटर्स अब भी अपबीट है। सुजलॉन एक काउंटर जो फिर से 1895 19 रुपीज के आसपास ही टिका हुआ है। क्या इन लेवल्स के ऊपर जाने की क्षमता है? क्योंकि कई लोग मानव कह रहे हैं 21-22 की तैयारी हो रही है, लेकिन थोड़ा सा फंसा है स्टॉक आज 1895 और 19 के बीच। एक्चुअली अगर हम देखें तो ये स्टॉक काफी टाइम से 19 और 1950 के लेवल को ब्रीच करने में काफी स्ट्रगल महसूस किया। इनफैक्ट वहां पे आके स्टॉक यूजुअली टॉप आउट हो जाता है, फिर वहां से अगेन इसका जो लोअर सपोर्ट होता है करीब 16-16.5 का वहां पे रिटेस्ट करता है। बट सबसे खास नोट करने वाली बात है जिस तरह के आज के वॉल्यूम्स और जो कल के वॉल्यूम्स है, इनफैक्ट इट हैज हैपेंड अबव 50 डे एवरेज वॉल्यूम्स। तो ये कहीं ना कहीं एक संकेत दे रहा है कि शायद से दिस टाइम हम लोग 19 और 1950 के जो रेजिस्टेंस लेवल है उसके ऊपर हम क्लोज करेंगे, मे बी आज नहीं तो नेक्स्ट वीक चांसेस तो बनते हैं। एंड बिकॉज कहीं ना कहीं मोमेंटम काफी फ्रेश ब्रेकआउट दे रहा है इवन दी ऑसिलेटर्स फ्रंट, तो शॉर्ट टर्म में अगर अपसाइड ब्रेकआउट अगर एंटिसिपेट कर रहे हैं तो उसके चलते जो अपसाइड नेक्स्ट इमीडिएट टारगेट रहेगा करीब 21 का रहेगा। तो स्टॉक इनफैक्ट एक नया मोमेंटम रेंज में आने की संभावना रहेगी, तो 18.60 के स्टॉप लॉस से स्टॉक में लॉन्ग रह सकते हैं। अच्छा, ये सिगरेट वाली कंपनियों के शेयर बड़े तेज दौड़ लगा रहे हैं आज। राजन, आप बताएं, आपको क्या अभी भी कोई मौका दिखता है खरीदारी करने का? 6% ऊपर ITC है। VST देखिए 8.5-9% ऊपर हो गया है। गॉडफ्रे फिलिप्स, गोल्डन टोबैको, ये तमाम शेयर बड़े मजबूत है। क्या करना चाहिए? अरे ये सबसे पहले डिस्क्लोजर देना चाहूंगा, EID पेरी में मेरा पर्सनल होल्डिंग है और जहां तक ITC का सवाल है, मुझे लग रहा है कि अभी भी उसमें थोड़ी सी अपसाइड बाकी है, बिकॉज स्टॉक कोई ओवर प्राइस नहीं लग रहा है। 2018 मार्च के लिए हमारा एक्सपेक्टेशन है ट्रेडेबल्स में कि ये कम से कम 10 रुपए का अर्निंग पर शेयर दिखाएगा, तो अभी करीबन 280-285 के लेवल पे है, तो 28 का पी चल रहा है। तो मेरे ख्याल से ये इसने पास्ट में 30-35 का पी भी एंजॉय किया है, तो मुझे लग रहा है कि ये 350 रुपए तक जा सकता है। और इसके सभी बिजनेसेस अभी रीजनेबली अच्छा कर रहे हैं। पेपर बिजनेस, होटल बिजनेस, FMCG बिजनेस में भी हम देख रहे हैं कि काफी इंप्रूवमेंट है। टोबैको बिजनेस तो अच्छा ही परफॉर्म कर रहा है। तो ओवरऑल ITC का परफॉर्मेंस आने वाले साल में अच्छा रहेगा। VST की बात करें तो VST ये वजीर सुल्तान टोबैको कंपनी जो है, इसका दाम 2600-2700 का है और आज मेरे ख्याल से मैं देख रहा हूँ 200 रुपये ऊपर है, 2800 का भाव है।
1000 करोड़ का टर्नओवर है, मार्केट कैप है करीबन 4000 करोड़ का, 4 टाइम द सेल्स मिल रही है। ये एक रीजनल प्लेयर है, इसके ब्रांड्स है चार मीनार ब्रांड, हैदराबाद में चार मीनार है, तो इसके सिगरेट्स जो मिलते हैं वो चार मीनार ब्रांड के अंदर मिलते हैं। चार मीनार गोल्ड और मेरे ख्याल से चाम्स करके ब्रांड है। और मुझे लग रहा है कि ये कंपनी आने वाले सालों में टेक ओवर हो जाएगी, और जब ये ऐसा होगा तब इसे मे बी 6, 7, 8 टाइम द सेल्स मिलेगा, बिकॉज 1000 करोड़ का ही टर्नओवर है और इसमें ग्रोथ आ रहा है करीबन 10-12% का। बट ये फ्यूचर में आने वाले 3, 4, 5 साल में ये कंपनी कोई बड़ा प्लेयर जैसे कि आईटीसी या गॉडफ्रे फिलिप मॉरिस ऑफ यूएस में भी कोई ये से खरीद लेगा, तो मुझे लगा ये रिचली प्राइस रहेगा। और इसमें काफी कॉन्सेंट्रेटेड होल्डिंग है, बड़े प्लेयरों के पास इसकी पोजीशन है, तो फ्लोटिंग स्टॉक भी काफी कम है। तो जैसे ही थोड़ी पॉजिटिव न्यूज आता है सिगरेट सेक्टर के लिए, तो ये ऐसे स्टॉक 8-8%, 10-10% बढ़ जाता है एक्चुअली। बाकी वैल्यूएशन वाइज भी अगर आप देखो तो 130 रुपए का अर्निंग पर शेयर आ रहा है, तो 20 के पे स्टॉक चल रहा है, तो मेरे ख्याल से कोई खास रिचली प्राइस नहीं है। ओके, तो वीएसटी इंडस्ट्रीज सबसे बेस्ट पिक्चर। रशिदा, सुबह हम बात कर रहे थे शेयर की, तब तो मेरे ख्याल से मुश्किल से इतना ज्यादा ऊपर नहीं था, लेकिन इसका फुल फॉर्म क्या? वजीर सुल्तान टॉबैको। ओके, ये वो संदीप जैन ने बताई थी, लेकिन मुझे लगता है राजन की रिसर्च तो उससे भी आगे निकल गई है। तो ब्रांड्स का भी बताया, चार मीनार किसी जमाने में आजकल बिकती है, आजकल पता नहीं, नाम बहुत टाइम से सुना है। बट एनीवे, शेयर तो चैनल चेक ऑन टोबैको नथिंग। ओके, बट शेयर तो चल रहा है। वीएसटी इंडस्ट्री 8.5-9% मजबूत है और सबसे ज्यादा तेजी यही बनती हुई दिख रही है। आज वॉल्यूम से भारी भरकम है। एनएससी में मैं देख रहा हूँ लगभग 50,000 शेयरों का कारोबार हो गया है। वीएसटी में तो 50,000 शेयरों का कारोबार इस स्टॉक के लिए बड़ा कहा जाएगा, इसमें कोई डाउट नहीं। तो अच्छी तेजी होती दिख रही है। राजन, ये आईपीओ ट्रैक किया आपने जो आज लिस्ट हुआ है, म्यूजिक ब्रॉडकास्ट रेडियो सिटी, आपके रडार पर है? क्या करना चाहिए इसमें? 12% ऊपर है मेरे ख्याल से। अनिल जी, इसे प्रॉफिट बुक कर देना चाहिए। 335 में कुछ दिया है और अभी कुछ 410, 415 का भाव मेरे ख्याल से चल रहा है, तो अच्छा खासा रिटर्न मिला है, तो 370 करना चाहिए। आपकी आवाज नहीं आ रही अनिल जी। बोलो 370-75 ही रह गया, बेचने इस लेवल पे। मेरे ख्याल से मुझे तो ये 400 सुबह जब लिस्ट हुआ, मेरे ख्याल से 400, 410, 15 का भाव देखा था, तो निकाल देना चाहिए था वो टाइम। हाँ, बाद में नीचे प्राइस लग रहा है, टिका नहीं ऊपर। इनफैक्ट अनिल, इसके साथ तो ईएनआईएल की भी धुलाई होगी, क्योंकि वो काउंटर जागरण की भी जागरण तो पिटना ही था अगर इसकी ऐसी लिस्टिंग हुई, उसके बाद मुनाफा वसूली हुई। लेकिन ईएनआईएल जो उनका इमीडिएट पेयर है, वहां पर भी हम देख रहे हैं अच्छी खासी मुनाफा वसूली हावी होती हुई दिखाई दे रही है। कुछ और काउंटर्स, और मैं कोशिश कर रही थी देखने की कोई ऐसा स्टॉक है जिसमें एक अच्छा स्पाइक आता दिखाई दे रहा है, जो आमतौर पर हम देखते हैं आखिरी 1 घंटे में। ज्यादा काउंटर्स है नहीं, वही डिस्कवर्ड शेयर ही है। हाँ, थोड़ा सा मेटल्स में इंटरेस्ट बढ़ रहा है, वेदांता, टाटा स्टील, जेएसपीएल जैसे काउंटर्स, लेकिन बहुत ही माइन्यूट खरीदारी है, बहुत हल्की, मतलब आधे % से भी कम की हरकत आ रही है। हफ्ते का आखिरी दिन है, अच्छी 3 हमने हाई मार लिए इस हफ्ते, तो जाहिर सी बात है कि लोगों को लग रहा है थोड़ी प्रॉफिट बुकिंग करके आराम किया जाए, अगले हफ्ते फिर आकर फ्रेश तेजी करेंगे, तो वैसा माहौल है। तो आज का चैलेंज तो ये है रशिदा बड़ा कि हरे निशान में बंद हो जाए बस। ट्रू जी, और फिंगर्स क्रॉस्ड ऑन दैट, क्योंकि अब धीरे धीरे करके हम नीचे फिसल रहे हैं और महज 4-4.5 अंकों की ही बढ़त रह चुकी है। निफ्टी में 9158 के आसपास ये इनफैक्ट इंडेक्स आ गया है। इनफैक्ट इंडेक्स के लूजर्स एक बार फिर आपके लिए हाजिर करते हैं, देखते हैं कौन से शेयर हैं जो इतना नीचे खींच रहे हैं। टेलीकॉम काउंटर्स की हालत खराब हो गई। आइडिया पर हम पहले भी बात कर रहे थे, भारतीय देखिए ये कमजोर है, और पीएसयू बैंकों में बैंक ऑफ बड़ौदा, एसबीआई जैसे स्टॉक्स की ओर से काफी दबाव आया, दोनों 2% नीचे हैं। एक राय लेनी चाहिए इन सरकारी बैंक्स पे जो कमजोर हो रहे हैं। बीओबी आज कमजोर है, एसबीआई कमजोर है, तो यहाँ से थोड़ा दबाव बैंक निफ्टी पर भी बन रहा है। इलाहाबाद बैंक, ओबीसी मिड कैप्स में पीएनबी, मानो इनमें से कोई शॉर्ट कैंडिडेट है, और अगर आपको शॉर्ट करना ही नहीं है, खरीदना है नीचे में, तो कौन सा शेयर खरीदेंगे? देखिए, अगर स्टॉक खरीदना हो तो डेफिनेटली बैंक ऑफ बड़ौदा एंड ओरिएंट बैंक, ये मेरे टॉप 2 पिक्स रहेंगे। स्पेसिफिकली बैंक ऑफ बड़ौदा की बात की जाए तो स्टॉक काफी टाइम से अपने लॉन्ग टर्म एवरेजेस के आसपास सस्टेन कर रहा था। अगर हम रिसेंट लास्ट 2-3 हफ्ते के चार्ट फॉर्मेशंस देखें बैंक ऑफ बड़ौदा के, तो स्टॉक ने 191 का हाई मार के करीब 160 के आसपास स्टॉक एक बेस बना रहा है। सो स्टॉक ऑलरेडी अपने रिसेंट पीक से अराउंड 7 to 8% गिर चुका है। जिस तरह अगर बेस बन रहा है,
मेरा ऐसा मानना रहेगा कि नियर टर्म पर्सपेक्टिव में स्टॉक डेफिनेटली इसका जो रिसेंट स्विंग हाई था 190 का जरूर टेस्ट कर सकता है, बट इसका जो इमीडिएट लेवल्स है 170 का, सो एक बार वो क्रॉस करे तो पॉसिबली हमें बैंक ऑफ बड़ौदा में एटलीस्ट कोई फ्रेश मोमेंटम ट्रेड्स देखने मिले। इनफैक्ट ओरिएंट बैंक सबसे ज्यादा रिस्क रिवॉर्ड रेशियो के हिसाब से काफी अच्छा लग रहा है, बिकॉज स्टॉक ने कल एक साइडवेज कंसोलिडेशन में से ब्रेकआउट दिया था एंड ब्रेकआउट देने के बाद आज स्टॉक सपोर्ट लेवल्स के ऊपर ट्रेड कर रहा है। मेरा ऐसा मानना है कि शॉर्ट टर्म प्रॉफिट बुकिंग के हिसाब से कुछ घबराने की बात नहीं है, एटलीस्ट इन पीएसयू बैंक स्पेस, बट अगर नियर टर्म की बात की जाए करीब 1-2 हफ्ते या 1 महीने के लिए, तो जो नया मोमेंटम बिल्टअप हो सकता है कोई नई सेक्टर में, डेफिनेटली पीएसयू स्पेस एक शुड बी वन ऑफ द पिक्स जिधर आपको एक अच्छा अल्फा और एक अच्छा शार्प रिटर्न्स मिल सकते हैं। सो ओरिएंट बैंक में 122 के स्टॉप लॉसेस डेफिनेटली स्टॉक को होल्ड कर सकते हैं। एक बार 135-136 के लेवल क्रॉस करेगा तो इसमें शार्प हम एक अपसाइड देख सकते हैं टुवर्ड्स द लेवल ऑफ 145-150। सो रिस्क रिवॉर्ड रेशियो के हिसाब से आई थिंक ओरिएंट बैंक इज ये करंट लेवल्स में डेफिनेटली लेना चाहिए। ओके, बहुत बहुत शुक्रिया इस आपकी राय के लिए। बैंकिंग शेयरों पर यानी कि निचले स्तरों पर खरीदारी करने का मौका है। ब्रेक का वक्त है और इस ब्रेक के पार हमारे साथ जुड़ेंगे क्वांटम म्यूचुअल फंड के नीलेश शेट्टी, फंड मैनेजर, और उनसे पूछेंगे इस वक्त घरेलू फंड्स का क्या नजरिया है, बाजार पर पैसे लगाने का वक्त है या फिर मुनाफा वसूली करके इंतजार किया जाए एक गिरावट का। जानेंगे इस ब्रेक के बाद। महिंद्रा जीतो प्रेजेंट्स सही चुनो स्टॉक्स। ब्रॉट यू बाय महिंद्रा जीतो। 85 अंक ऊपर है सेंसेक्स, निफ्टी 12 अंकों की मजबूती के बाद आखिरी आधे घंटे में ऐसा लग रहा है 9150 को तोड़ेंगे नहीं, थोड़ा सा ऊपर जाने की कोशिश कर रहा है बाजार। 3 बज चुके हैं और वक्त है निफ्टी की टॉप ट्रेडिंग कॉल्स लेने का। रवि सिंह एसएमसी ग्रुप के, इन्होंने कहा है निफ्टी को बेचिए। ओके, 9210 आज के हाइज के आसपास स्टॉप लॉस लगा लीजिएगा और 9090 तक आपको मौका मिलेगा नीचे अपनी शॉर्ट पोजीशन कवर करने का। ये तो उन्होंने सुबह का ट्रेड रिवर्स कर लिया क्योंकि 9090 पर स्टॉप लॉस की बात कई लोग कह रहे थे। अब विश्वेश चौहान की भी राय लेकर आते हैं। निफ्टी में तेजी का ही कॉल है इनका, 9240 के टारगेट के लिए तेजी करें, ये सोमवार तक उनको लगता है अचीव हो जाएंगे लेवल्स, और 9140 का स्टॉप लॉस लगाइए। मानव चोपड़ा हमारे साथ हैं और उनसे पूछ लेते हैं उनकी कॉल क्या है इस वक्त निफ्टी पर। बताएं मानव। अनिल जी, जो स्ट्रक्चर है डेफिनेटली कॉल अपसाइड की है, बट जो स्टॉप लॉस रहेगा 9110 का रहेगा, बिकॉज जो कहीं ना कहीं सपोर्ट है 9120 का है। तो मेरा मानना है कि अगर ये सपोर्ट सस्टेन रहेगा तो जो फर्स्ट हमारा टारगेट है वो 9250 का है, एंड जो होल्डिंग पीरियड रहेगा 3 से 4 दिन का है। ओके, तो 9250 की एक और राय, तो 2 तेजी की राय आ गई। अब संदीप आगे भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। संदीप बताइए, आज के ऊपरी लेवल से जो बाजार में सेल ऑफ आया है उसके बावजूद आप कॉन्फिडेंट हैं, तेजी की कॉल देंगे या फिर आपको लगता है मुनाफा वसूली करें या शॉर्ट की पोजीशन खड़ी करें? आफ्टरनून हर्षदा, नहीं, मेरे अभी भी तेजी की व्यू बरकरार है। मैं 9090 के स्टॉप लॉस से बाय करने की सलाह दूंगा फॉर अ टारगेट ऑफ 9230। तो 4 में से 3 तेजी के मूड में है, तो साफ तौर पर रुझान ऊपर की तरफ का नजर आता है। और इस बीच मिड कैप इंडेक्स हरे निशान में लौटने की कोशिश करता हुआ बैंक निफ्टी ने भी अपना आधा नुकसान कम कर लिया। तो अच्छे संकेत आते हुए दिख रहे हैं बाजार से आखिरी आधे घंटे में ट्रेड में जाने से पहले। हमारे साथ क्वांटम म्यूचुअल फंड के नीलेश शेट्टी साहब कार्यक्रम में शामिल हो रहे हैं। सर, ये बताएं कि पिछले 5-7 दिनों से थोड़ा सा घरेलू फंड्स ने खरीदारी कम कर ली, पैसे कम है इस वक्त, या फिर थोड़ा व्यू बाजार पर ऐसा कि बहुत बढ़ गया, थोड़ा करेक्शन हो जाए फिर खरीदेंगे? मैं दूसरे फंड्स के बारे में तो नहीं बता सकता, बट आप पिछले 2-3 महीने में वैल्यूएशंस इतने महंगे हो गए हैं तो काफी स्टॉक्स जो है पोर्टफोलियो में उनको रखना, जस्टिफाई करना डिफिकल्ट है। तो हमने तो रैली में ट्रिम किया है स्टॉक्स। एंड अगर आप कैश लेवल देखिए, पिछले फरवरी में हमारा 5% से कम था कैश लेवल, अभी बढ़ के करीबन 12% हो गया है। और अगर मार्केट इस तरह से ही चलता रहा तो शायद कैश लेवल्स और बढ़ेंगे, क्योंकि हमें थोड़े और स्टॉक्स बेचने पड़ेंगे। बाजार जो रैली हो रहा है ये अर्निंग्स साइकिल के विपरीत हो रहा है, क्योंकि अर्निंग्स नंबर आप देखें तो
खासकर डीमोनेटाइजेशन के बाद कट होते जा रहे हैं। FY18 और FY19 नंबर्स भी जो है, जो भी ओरिजिनल एस्टिमेट्स है उसे कट किए जा रहे हैं, बट मार्केट जो है वो रैली करता जा रहा है, तो एक डिस्कनेक्ट होते जा रहा है। बट इसका मतलब ये नहीं कि मार्केट नियर टर्म में करेक्ट होगा। ये हमने 2014 में भी देखा था, जब मोदी गवर्नमेंट आई थी पावर में, उस वक्त भी मार्केट रैली करता रहा है, अर्निंग्स नंबर जो है वो कट होते रहे। एक साल के बाद करेक्शन आया था उसके बाद। तो एटलीस्ट हमारा तो अब ये मानना है कि वैल्यूएशंस महंगे हो चुके हैं, और अगर इस तरह से चलता रहा तो और कैश लेवल्स बढ़ जाएंगे हमारे फंड में। तो ये बताइए, ठीक बात है कि वैल्यूएशन महंगे, लेकिन फिर करेक्शन होगा तो किस वजह से होगा? क्योंकि पैसा तो बहुत है, और अब अगले 3-4 हफ्ते तक तो कोई ऐसी बड़ी इवेंट है नहीं जिसकी वजह से बाजार गिरे। यही तो करेक्शन की यही खास बात है कि अगर आपको पता चल जाए करेक्शन आने वाला है, तो उसके मतलब मार्केट विल नॉट वेट। सरप्राइज यूजुअली इट्स ऑलवेज अ सरप्राइज, या तो ग्लोबल इवेंट से हो सकता है या इन्फ्लेशन सरप्राइज से हो सकता है। हमें इतना पता है कि वैल्यूएशन महंगे है इस वक्त, व्हाट कैन कॉज द करेक्शन ये पता नहीं है। तो अगर आपको रिस्क रिवॉर्ड देखना है इस वक्त, अगर आपको मार्केट में पैसा लगाना है, इट इज नॉट फेवरेबल फॉर यू टू पुट द मनी राइट नाउ। आप थोड़ा रुकिए, वैल्यूएशन थोड़े सेम लेवल्स पे आ जाइए, दैट इज ऑलवेज एडवाइस। आप लॉन्ग टर्म पोर्टफोलियो अगर बिल्ड करें तो दिस इज नॉट अ गुड टाइम टू एलोकेट टू द मार्केट। अब आप कितने करेक्टिव मूव के बाद रेडी होंगे पैसे लगाने के लिए? कौन से लेवल्स पर आप कंफर्टेबल होंगे नीलेश? हमारा मार्केट पे तो व्यू नहीं होता है, हमारे 150 स्टॉक्स का डेटाबेस है, एंड हर एक स्टॉक में बाय लिमिट लगा के रखे हैं, बट मार्केट को शायद 10 से 15% गिरना पड़ेगा फॉर अ लॉट ऑफ दी स्टॉक्स टू स्टार्ट लुकिंग अट्रैक्टिव। अभी तो काफी महंगे लग रहे हैं, और जो भी हमारे डेटाबेस में स्टॉक्स है वो सेल लिमिट के नजदीक है। Okay. और आपके इस 150 स्टॉक्स के डेटाबेस में कहां पर आपको लग रहा है अब वो सेल लिमिट शायद ट्रिगर हो जाएंगी? कौन से सबसे महंगे लग रहे हैं, कोई अंदाजा हमें दे पाएंगे? तो मुझे इतना पता है कि 3-4 स्टॉक जो है सेल लिमिट के काफी नजदीक है, एंड अगर मार्केट यहाँ से 4-5% भी और बढ़ा तो शायद सेल लिमिट ट्रिगर हो जाएंगे उनमें। एनर्जी स्टॉक्स जो है उनमें हमने ट्रिम किया है पोर्टफोलियो, एनर्जी स्टॉक्स में काफी रैली हो गई है, यूटिलिटी स्टॉक्स में भी काफी रैली हो गई है। एक दो प्राइवेट सेक्टर बैंक है जहां पे एनपीए के प्रॉब्लम नहीं है, वहां पे वैल्यूएशन बहुत महंगे हो चुके हैं। एंड कंज्यूमर स्टेपल्स हमारे पास पिछले 5 साल से नहीं है, वहां पे हमें 5 साल से लग रहा है कि वैल्यूएशन महंगे हैं। तो एटलीस्ट इन पॉकेट्स में वैल्यूएशंस महंगे लग रहे हैं। अच्छा सर, ये फार्मा और आईटी पर क्या व्यू है? क्योंकि रुपया जिस तरह से मजबूत हो रहा है, एक्सपोर्ट वालों के तो हालत खराब है, इन पर व्यू पॉजिटिव है या नेगेटिव? फार्मा हमारे फंड में अभी पिछले 5 साल से नहीं था, बट अभी जब हम देख रहे हैं तो वैल्यूएशंस अच्छे लग रहे हैं इन सेक्टर में, बट आपको बहुत केयरफुल रहना पड़ेगा क्योंकि काफी मैनेजमेंट रिलेटेड प्रॉब्लम्स है, क्योंकि काफी प्लांट्स पे एफडीए के नोटिस आए हैं, एंड अगर एक भी नोटिस आता है तो काफी रेवेन्यू और अर्निंग्स नंबर हिल जाता है। तो आपको आपके एनालिसिस में ये देखना पड़ेगा कि किस मैनेजमेंट पे आप भरोसा कर सकते हैं जिन्होंने प्लांट में इन्वेस्टमेंट किया है, टॉप नॉच प्लांट्स लगाए इनमें। तो फार्मा पे इवन दो वैल्यूएशंस आर रीजनेबल, आपको थोड़ा केयरफुल रहना पड़ेगा। आईटी सेक्टर पे हमारा काफी पॉजिटिव व्यू है। नियर टर्म ऐसा लग रहा है रुपी का हेडविंड्स है, एंड ट्रंप के अंडर शायद H1B वीजा का इश्यूज हो सकता है, बट एटलीस्ट जब हम वैल्यूएशन देखते हैं काफी अट्रैक्टिव है वैल्यूएशन। तो हमें ऐसा लगता है काफी नेगेटिव न्यूज ऑलरेडी फैक्टर हो चुका है। तो अगर आप 5 साल की व्यू से अगर आप पोर्टफोलियो बिल्ड करना चाहते हैं तो आईटी सेक्टर को जरूर देखते हैं। ओके, फार्मा आईटी स्टॉक्स पर ये राय इस वक्त। बहुत बहुत शुक्रिया नीलेश जी आपका हमारे लिए वक्त निकालने के लिए, बाजार और तमाम सेक्टर्स पर अपनी राय देने के लिए। बाजार फिर से मजबूत होते हुए लगभग 100 अंक ऊपर हो चुका है। सेंसेक्स निफ्टी 15 अंक मजबूत इस वक्त होता हुआ दिख रहा है। तो निचले स्तरों से थोड़ी थोड़ी खरीदारी आती दिख रही है, जैसा कि हमारे तीनों एक्सपर्ट्स कह रहे हैं कि तेजी करने का वक्त है। एक स्टॉक जिस पर व्यू लेना चाहता हूं, आज बड़ी ओपन इंटरेस्ट जबरदस्त बढ़कर आई है। अब ये किस तरफ जाना चाहिए? वागले साहब, रिलायंस कैपिटल स्टॉक 1 तिहाई% कमजोर है, मामूली से आज ₹2, लेकिन 17% आज ओपन इंटरेस्ट बढ़ गया 20 लाख शेयरों से। क्या किया जाए इस पे? अनिल जी, तेजी करनी चाहिए। कल के बड़े मूव के बाद ये कंसोलिडेशन मैं मानता हूँ, थोड़ा सा हल्का सा और भी करेक्टिव मूव आता है तो बाय करके चलना चाहिए। मुझे लगता है ये 640 से 660 तक का इसका टारगेट बनता है अगले 2 से 3 दिन के व्यू से। 640 से 660 तक जा सकता है। इसे आप ट्रैक करते हैं राजन? क्योंकि कल बड़ी एनालिस्ट मीट भी हुई थी अनिल अंबानी जी की तरफ से, और कल स्टॉक 8% भागा था, आज एकदम साइडवेज है। क्या व्यू है आपका इस पर?
अनिल जी 7 मार्च को मैंने आपके इंग्लिश चैनल पे एक स्ट्रॉन्ग शॉर्ट टर्म बाय कॉल दिया था रिलायंस कैपिटल पे। मेरे ख्याल से 520 का लेवल था या उससे भी थोड़ा सा उसके आजू बाजू था। उस वक्त मैंने कहा था कि इसके वैल्यूएशंस बहुत ही अट्रैक्टिव है। 900 करोड़ का प्रॉफिट आ रहा है, 13,500 करोड़ का मार्केट कैप था उस दिन पे, और 15 के पीई पे मिल रहा था एनबीएफसी कंपनी। प्लस मुझे लग रहा था कि अनिल अंबानी ग्रुप में अच्छा खासा टर्न अराउंड मैं देख रहा हूँ। सो उस दिन हमने कॉल दिया था और कहा था कि 20% की अपसाइड लग रही है, और मेरे ख्याल से ऑलरेडी स्टॉक करीबन 14% बढ़ गया है, और मुझे लग रहा है और थोड़ा 10% की अपसाइड लग रही है। 700 रुपए तक जा सकता है ये स्टॉक आराम से, तो अभी भी होल्ड करना चाहिए। ये एक अच्छी मूव आने के बाद थोड़ा सा मेरे ख्याल से हो सकता है छोटा मोटा प्रॉफिट बुकिंग की वजह से स्टॉक आज 605 के लेवल पे, बट मुझे लग रहा है 700 तक आराम से जाएगा ये स्टॉक। ओके, और इस बीच ये बताएं आप एविएशन स्टॉक्स पर राजन आप कोई खरीदने का इरादा रखते हैं, क्योंकि क्रूड नीचे है, रुपया मजबूत है, और हाल ही में हम देख रहे थे कि सबसे बड़े इन्वेस्टर वॉरेन बफेट साहब ने कुछ एविएशन कंपनियों में हिस्सेदारी खरीदी है। क्या इस सेक्टर की री रेटिंग हो सकती है और मजबूती हो सकती है? यदि हाँ तो क्या पसंद है आपको? अनिल जी सबसे पहले तो वॉरेन बफेट जी ने अभी खरीदा है। हमने 1 साल पहले ही जेट एयरवेज में अपनी पोजीशन, पर्सनल पोजीशन बनाई थी। बड़े छोटी पोजीशन है हमारी, लेकिन हम एविएशन स्टॉक्स पे बहुत ही बुलिश है। हमें लग रहा है कि ये तो जस्ट शुरुआत है एक्चुअली। ये 480 का जो प्राइस चल रहा है, मेरे ख्याल से एब्सोल्युटली एकदम कंपेलिंग और रीजनेबल लेवल है। अभी भी कोई ऐसी कुछ देरी हुई नहीं कि कोई खरीद नहीं सके। 45 से 46 रुपए का अर्निंग पर शेयर आ रहा है जेट एयरवेज के इस साल का, तो 10-11 के प्राइस अर्निंग पे ये स्टॉक चल रहे हैं। आने वाले 5-10 साल के लिए मुझे लग रहा है क्रूड 45, और नॉर्मली मैं इतना लॉन्ग टर्म का प्रोजेक्शन नहीं देता हूं, बट ये इलेक्ट्रिक कार का जो मुझे लग रहा है फ्यूचर ब्राइट, उसकी वजह से मुझे लग रहा है कि क्रूड ऑयल प्राइसेस लॉन्ग टर्म में ये 65 का लेवल तोड़ने नहीं वाले हैं। उसकी वजह से एविएशन कंपनी का, एविएशन सेक्टर का प्रॉफिट में अच्छा खासा हम ग्रोथ देखेंगे। एयर ट्रैफिक भी अगर आप देखो, पैसेंजर एयर ट्रैफिक 20% प्लस ग्रो हो रहा है, और 5,000 करोड़ में आपको मिल रही कंपनी जेट एयरवेज जो इंडिया की 20% एविएशन मार्केट कंट्रोल करती है, तो मुझे लग रहा है बहुत ही बेहतरीन अपसाइड लग रही है। मेरा आज ही मैंने दोपहर को 12:30 बजे आपके बाहुबली शेयर शो में इसका कॉल दिया था, और इसका टारगेट मेरा 800 रुपए का है करीबन 2 से 3 साल के अंदर। ओके, और आज सुबह सुबह हमने पहला सौदा में भी इस स्टॉक में काफी लंबी चौड़ी चर्चा की, और वागले साहब साथ में थे। वागले साहब, आपके दिन के टारगेट्स हासिल हो गए ना? 487 जाके आया ये शेयर, और अब क्या करना चाहिए? रखें, बुक कर लें, क्योंकि ओपन इंटरेस्ट 23% बढ़ा हुआ है, कहीं बैन में ना जाए फिर से एक ही दिन में। आज हम यही बात कर रहे थे सुबह की बैन से बाहर निकला है तो। अनिल जी ये तो कोई कह नहीं सकता है, चांसेस है कि एक बैन में आ जाएगा। तो अगर आप एफएनओ में ट्रेड कर रहे हो तो थोड़े ऊपर के लेवल में प्रॉफिट बुक करिए, बट पोजिशनल व्यू मुझे लगता है 500-505 तक अगले कुछ दिनों में जाना चाहिए। और जब तक ये स्टॉक 465 के ऊपर रहता है, मुझे कोई पैटर्न में खराबी नहीं लगती। अच्छा, बैन में जाने की संभावना है क्या? जरा मानव देखिए, आप तो वायदा कारोबार के एक्सपर्ट है, 22-23% ओपन इंटरेस्ट बढ़ा हुआ है, कितने चांस है? देखिए, जो अगर हम देख भी रहे हैं डेटा, तो कहीं ना कहीं ऐसा है कि यहाँ से अगर सपोज 30 लाख का अगर फिल्टर क्रॉस करेगा देन ही आएगा। अभी जो करंट डेटा दिखा रहा है करीब 24 लाख का आसपास ही है, तो इमीडिएट बेसिस पे तो नहीं लगता ये हफ्ते में भी। नेक्स्ट वीक अगर मंडे ट्यूसडे स्टॉक में थोड़ा अपसाइड और मोमेंटम आ जाए तो शायद से बैन में चले जाए। ओके, चलो फिलहाल बैन में जाने की संभावना नहीं। बैन में नहीं गया तो फिर तेजी तो 505 का टारगेट है वागले साहब का, आ जाएगा सोम मंगल को। अच्छा, आप चूंकि अच्छे फंडामेंटल स्टॉक्स की बात करें राजन, शायद मेरे ख्याल से टाटा ग्लोबल बेवरेजेस ये भी आपकी रिकमेंडेशन लिस्ट में था स्टॉक। इस पर क्या व्यू है? क्या ये अच्छे लेवल्स हैं? 142-43 के आसपास खरीदना चाहिए? अनिल जी, अल्टीमेटली मार्केट में लॉ ऑफ एवरेजेस कैचअप हो ही जाता है। ये स्टॉक ने बहुत ही अंडर परफॉर्म किया है। इसका लास्ट 3 क्वार्टर का रिजल्ट देखिए, एवरी क्वार्टर 50% से ज्यादा इसका नेट प्रॉफिट बढ़ रहा है। एक ही कंपनी है इंडिया में जो 1 टाइम द सेल्स मिल रही है। आप लीवर देखो, हिंदुस्तान यूनिलीवर देखो, आईटीसी देखो, मैरिको देखो, डाबर देखो, गोदरेज देखो, कंज्यूमर,
सभी एफएमसीजी कंपनी 4 टाइम्स द सेल्स, 5 टाइम्स द सेल्स, ग्लोबली भी बेवरेज कंपनी देखो, पेप्सी देखो, कोक देखो या स्टारबक्स देखो, सबका मार्केट कैप टू सेल्स जो है 4-5 टाइम्स है। ये एक ही बेवरेज कंपनी है दुनिया में जो आपको 1 टाइम द सेल्स मिल रही है। मुझे तो इसका बहुत ही बड़ा टारगेट लग रहा है। मैं पर्सनली इसे होल्ड कर रहा हूं पिछले 3-4 साल से। मेरा पेशेंस टेस्ट कर रही है ये स्टॉक, लेकिन मुझे 100% कॉन्फिडेंस है कि ये स्टॉक एक दिन 450 रुपए का भाव टच होगा। 450? हाँ जी, हाँ जी, अनिल जी, ये है ना 450 रुपीज का टारगेट मेरा है इसके लिए। ये इंटरेस्टिंग है। इसके पास अनिल जी, इसके पास टाटा सन्स के शेयर्स है, ये डेट फ्री कंपनी है, बैलेंस शीट के ऊपर कैश है, 1 टाइम द सेल्स मिल रही है, और अभी टाटा ग्रुप में ये बात आ रही है क्रॉस होल्डिंग सब ये करेंगे, खत्म करेंगे, प्लस हो सकता है टाटा सन्स के पास 19,000 करोड़ आने वाले हैं आने वाले थोड़े महीनों में, बिकॉज एक तो बायबैक अनाउंस किया टीसीएस ने, तो उसका 12,000 प्रमोटर ने कहा है कि हम लोग भी पार्टिसिपेट करेंगे, तो 12,000 करोड़ वो आएगा। 7,000 करोड़ टीसीएस डिविडेंड देगी, टीसीएस का बायबैक से 12,000 करोड़ आएगा, और प्लस टीसीएस डिविडेंड देगी उसका 7,000 करोड़, 19,000 करोड़ टाटा सन्स के पास आने वाले हैं। तो मुझे लग रहा है ये टाटा ग्रुप में कंप्लीट रीरेटिंग लग रहा है, टाटा पावर में रीरेटिंग लग रहा है, टाटा केमिकल में लग रहा है, टाटा ग्लोबल में लग रहा है, और टाटा ग्लोबल तो हाईली अंडर ओन्ड शेयर है और हाईली अंडर वैल्यूड स्टॉक है। तो मेरा ये टारगेट जो अभी आपको नामुमकिन लग रहा है वो ज्यादा देर नहीं लगेगा, ये मुमकिन हो जाएगा। नहीं, नामुमकिन नहीं लग रहा। मैं आपका कॉन्फिडेंस खाली चेक कर रहा था। मुझे तो खुद को लगता है कि ये स्टॉक जबरदस्त अंडर वैल्यूड है, इतना स्ट्रॉन्ग पेरेंटेज होने के बाद भी ये अब तक चला क्यों नहीं है, और ये तो डेट फ्री कंपनी होकर और जिस तरह से तेजी हो गया। अब ये बात वही कि ये किस दिन चलता है ये पता नहीं। मैं सोच रहा हूँ कि थोड़े लंबे चार्ट लिए जाए, लेकिन चूंकि 3:15 बज गए, पहले बीटीएसटी एसटीबीटी का वक्त है। वागले साहब, एक तो आप है ना थोड़ा लंबा चार्ट निकाल के रखिएगा टाटा ग्लोबल का, कि अगर किसी को इन्वेस्टमेंट के हिसाब से लंबा रखना तो क्या किया जाए। उससे पहले मैं एक बार तब तक बीटीएसटी वाला काम कर लेता हूं पूरा। ये एच श्रीवास्तव साहब हैं जिन्होंने भेजे हैं बीटीएसटी कॉल्स। इंडसइंड बैंक 1420 रुपए का इनका टारगेट है और 1380 के आसपास स्टॉप लॉस लगाना चाहते हैं। ये तो करना है खरीदारी, और सामने बेच रहे हैं स्टेट बैंक, बिल्कुल परफेक्ट हेजिंग, 1 बाय 1 सेल, प्राइवेट बैंक बाय, पब्लिक सेक्टर बैंक सेल। एसबीआई को बेचेंगे 276.60 के स्टॉप से और 270 के टारगेट के लिए। ये एच श्रीवास्तव जी की कॉल्स हैं बीटीएसटी एसटीबीटी। जय ठक्कर, और जय ठक्कर, अच्छा आप आनंदाड़ी में है, ओके। जय ठक्कर ये कह रहे हैं कि आप इन्फोसिस का फ्यूचर खरीदिए। आईटी शेयरों में सही पकड़े हैं इन्होंने, आज आईटी शेयरों में अच्छी खरीदारी हो रही है। ये बीटीएसटी के लिए परफेक्ट है। 1063 ये कल का टारगेट है और 1024 का स्टॉप लॉस, कल मतलब मंडे। हेवल्स दूसरा मिड कैप स्टॉक है जहां पर खरीदारी कर सकते हैं आप। 436 का आपको लगाना होगा स्टॉप लॉस और 450 के टारगेट के लिए। और आप जानते हैं हमारे दोनों जानकारों से, संदीप वागले और मानव चोपड़ा के रेडार पर कौन से शेयर है। मानव बताइए क्या चुन रहे हैं आप इस समय? जी, मेरा फर्स्ट कॉल है बाय ऑन कैस्ट्रॉल। अगर हम देखें तो स्टॉक ने काफी अच्छा ब्रेकआउट दिया है एंड कहीं ना कहीं वीकली क्लोज 420 के आसपास बंद हो रहा है, सो उसके चलते स्टॉक में अच्छा मोमेंटम आ सकता है। 422 का स्टॉप लॉस रहेगा, जो अपसाइड टारगेट है वो 440 का है। मेरा सेकंड कॉल है डाबर पे। बेसिकली स्टॉक ने आज एक अच्छा सा ब्रेकआउट दिया है एंड कहीं ना कहीं ये वीकली कंसोलिडेशन के बाद जिस तरह ब्रेकआउट आया वॉल्यूम्स के साथ, सो बुल स्ट्रक्चर काफी अच्छा लग रहा है। 274 का स्टॉप लॉस रहेगा ऑन दी लोअर साइड, जो अपसाइड टारगेट है वो 286 का है। डाबर और कैस्ट्रॉल इंडिया। वागले जी बताइए आप क्या चुन रहे हैं इस समय? हर्षदा में मेरे दोनों बीटीएसटी रहेंगे। पहला होगा आरईसी जो 166 के स्टॉप लॉस से बाय करे फॉर अ टारगेट ऑफ 172, और दूसरा होगा टोरेंट फार्मा जो 1431 के स्टॉप लॉस से बाय करे फॉर अ टारगेट ऑफ 1503। अच्छा, टोरेंट फार्मा और आरईसी। अच्छा, दोनों आज के बजिंग स्टॉक पकड़े हैं आपने। टोरेंट फार्मा आज ओपन इंटरेस्ट जबरदस्त बढ़कर आया है इसका, 18-20% की तेजी, 18% और 5.5% शेयर भाग गया। ये तो जबरदस्त रुझान वाला शेयर दिख रहा है सोमवार के लिए। लगता है इनमें भी मेरे को लग रहा था ऐसा तो नहीं कोई यूएसएफडीए का क्लियरेंस आने वाला हो, क्योंकि एक के बाद एक तमाम शेयर है ना, तमाम कंपनियां जो यूएसएफडीए में फंसी हुई थी, इनके मामले सब क्लियर होते हुए दिख रहे। तो हो सकता है इसमें एक ऐसा केस बन जाए जो इनको क्लियर कर दे, तो वैसा होगा तो ये एक अच्छी बात हो सकती है इन कंपनियों की। लेकिन इस बीच एमआरएफ एक स्टॉक है, वो लेकर आते हैं आपके सामने। एमआरएफ पिछले कुछ मिनटों में थोड़ा गिरा है तेजी से, ऐसा दिख रहा है मुझे। 20% ओपन इंटरेस्ट बढ़ा हुआ है। ये
बाकी वैसे मजबूत है शेयर, हाँ, लेकिन ये गिरा है थोड़ा सा, क्योंकि C8 और अपोलो टायर तो अच्छी मजबूती के साथ कारोबार कर रहे हैं, लेकिन यहाँ जरूर थोड़ी सी शॉर्ट पोजीशन बनती हुई दिखी है आज के सेशन में। ओके, ये रुझान है आपके लिए। हर्षद, आप कुछ स्टॉक आइडेंटिफाई करिए। कुछ और काउंटर्स, और ये एक हर आफ्टरनून का प्ले है, सिम्फनी जैसे काउंटर्स भागने लगते हैं। आपको याद होगा, आई थिंक कल परसों भी हम इसकी बात कर रहे थे। दोपहर में क्या गर्मी बढ़ जाती है? हाँ, मेरे ख्याल में, क्योंकि ये सेकंड हाफ में ही चलते हैं। अब देखिए सिम्फनी आज फिर 2% ऊपर है। ओवर द वीक मैं देख रही थी, ये सेकंड हाफ ऑफ द ट्रेड में भागते भागते स्टॉक एट द एंड ऑफ द वीक 10% के रिटर्न्स दिखा गया है, विच इज नॉट बैड। संदीप, क्या खरीदेंगे इसे? हर्षदा, बिल्कुल खरीदेंगे। पैटर्न काफी पॉजिटिव है और वीकली क्लोज एक लेवल के ऊपर जो मैं चाहता हूँ 1410 के ऊपर जो अगर क्लोज होता है, जो अभी होगा ऑब्वियसली, मुझे लगता है ये स्टॉक 1600 के पार निकलेगा। 1620 का इसका टारगेट होगा और एज अ पोजिशनल व्यू इसका 1400 का आपको स्टॉप लॉस रखना होगा। वागले साहब, वो अपने टाटा ग्लोबल की बात तो रह गई, बताइए लंबे वाले चार्ट्स, स्टॉप लॉस और टारगेट इन्वेस्टर्स के लिए बताइएगा। अनिल जी, इसका अगर आप 1 से 1.5 साल का व्यू लेते हैं, ये 160 के ऊपर जैसे निकलेगा ये स्टॉक सीधा 260 से 300 तक जाएगा। तो अगर वो कभी 160 के पार निकलेगा ये तो मैं कह नहीं सकता। और ये बहुत, जैसे राजन ने सही कहा, बहुत परेशान किया ये स्टॉक ने। बताइए तो फिर। लेकिन जैसे रिलायंस ने पिछले 7-8 सालों से वो बैंड में घुमा था और जैसे निकला हमने देखा क्या हो गया। नहीं, मुझे फिर ऐसा बताइए, 160 के ऊपर निकले तब खरीदना है या नीचे में कौन सा लेवल सही है, वहां आ जाए तो वहां खरीदना है? फिर दोनों लेवल बताइए मुझे। 140 से 130 के आसपास नीचे, मुझे 130 के नीचे वैसे दिखता भी नहीं है, तो 130 के आसपास खरीदे, 110 का स्टॉप लॉस रखे, 160 के ऊपर ऐड करे और फिर स्टॉप लॉस 140-145 के बीच में ट्रेल करे जैसे ही 160 के ऊपर क्लोज होता है, और फिर 260 to 300 का इसका 6 से 12 महीने का टारगेट पकड़ के चलिए। ओके, 12 महीने के लिहाज से 260, 300 और धीरे धीरे करके लेने वाला शेयर है ये फिलहाल राय आ रही है। एक और स्टॉक जहां पर हमने देखा है धीरे धीरे ही सही, लेकिन अब ये रफ्तार पकड़ चुका है, M&M फाइनेंशियल। आज की चाल देखेंगे 6% ऊपर, और वायदे बाजार में इतना एक्शन नहीं है, लेकिन क्या यहाँ पर आप देखेंगे कैश में करीब 6% की बढ़त देखने को मिल जरूर रही है। रफ्तार वाला नहीं है ये स्टॉक। हम सुबह बात कर रहे थे कि ये सेम वैसा प्रदर्शन करेगा जैसा कल रिलायंस कैपिटल ने किया था, और दिन में जाके रिलायंस कैपिटल 8% ऊपर बंद हुआ था, और अभी 10 मिनट बाकी ये देखिए 7%, 6% तक पहुंच गया एग्जैक्टली। मैं इनफैक्ट देख रही थी इसमें ओपन इंटरेस्ट एडिशन नहीं हो रहा है, ऑन दी कॉन्ट्री कम हुआ है, इनफैक्ट 30 है पोजीशन। फंडामेंटल चेक ले लेते हैं। राजन, बताइए क्या इस स्टोरी में किसी तरह की रिवाइवल दिख रही है आपको M&M फाइनेंशियल में? हर्षदा, ये स्टॉक मैंने आपके चैनल पे कम से कम 2 बार रेकमेंड किया पिछले 1 महीने में। 275, 285 के लेवल पे 2 बार स्ट्रांगली रिकमेंड किया है मैंने, और मैंने आज भी मैं रिपीट कर रहा हूं कि पिछले 5 वर्षों में ये कंपनी कहीं नहीं गई है एक्चुअली। जहां तक आप उसका नेट प्रॉफिट देखो, पिछले 5 वर्षों में उसका ब्रांच नेटवर्क डबल हो गया है। 600 ब्रांच थे तो अभी 1200 ब्रांच है। इसके नंबर ऑफ एम्प्लॉयज 9500 थे, वो आज 16000, यानी नंबर ऑफ एम्प्लॉयज 65% बढ़े। तो ये सभी जो कॉस्ट इंक्रीजेस है वो पिछले 5 साल में इसने अपने बैलेंस शीट में ले लिया है, लेकिन नेट प्रॉफिट कहीं नहीं गया। और अब जब गवर्नमेंट का फोकस है रूरल इंडिया पे, 1 करोड़ घर बनाने की बात है रूरल इंडिया में, तो इसकी एक 100% सब्सिडरी भी है महिंद्रा रूरल हाउसिंग फाइनेंस। तो मेरे ख्याल से ये कंपनी का सबसे बेहतरीन पीरियड अब चालू होगा, और इसका टारगेट मुझे 400 रुपए के ऊपर लग रहा है। तो इस पे आज मेरा तीसरा बाई कॉल दे रहा हूं, और मुझे लग रहा है कि ये स्टॉक बहुत आगे आने वाले सालों में बहुत ही इनफैक्ट मुझे लग रहा है ये आने वाले 5 साल में 25% ईयर ऑन ईयर ग्रोथ देते जाएगा स्टॉक प्राइस। ये ऐसा मार्केट तो नहीं हो गया राजन जहां पर आइडियाज बहुत और पैसे कम पड़ गए, ऐसा मतलब पैसे कम पड़ रहे, वैसा तो नहीं? आइडियाज तो बहुत है अनिल जी। आज एक अभी मैंने आपके बाहुबली शेयर्स में एक आइडिया दिया था, ओरिएंटल होटल, ये स्टॉक चल ही नहीं रहा है।
अडवाणी होटल एंड रिजॉर्ट्स, जिसके अंदर दमानी जी का स्टेक है, वो कंपनी का रेवेन्यू है 55 करोड़, मार्केट कैप है 250 करोड़। और ये कंपनी टाटा ग्रुप की है, इंडियन होटल का स्टेक है, इसका रेवेन्यू है 400 करोड़ और मार्केट कैप है 471 करोड़, जिसमें उसके पास 10 प्रॉपर्टी है और वो अडवाणी होटल जो है उसके पास 1 प्रॉपर्टी है। तो यानी पैसा है तो अच्छे स्टॉक्स में लगाइए, बिकॉज मार्केट में आने वाले सालों में मुझे ये स्टॉक मार्केट में बहुत ही बड़ी तेजी लग रही है, बिकॉज रियल एस्टेट में पैसा अभी जाने नहीं वाला है, गोल्ड में कोई पैसा निवेश ज्यादा करेगा नहीं, पैसा आने वाला इक्विटी में, और इक्विटी में परफॉर्मेंस भी इंप्रूव होगा कॉर्पोरेट क्षेत्र का, प्लस साथ में पी का भी रेटिंग होगा, बिकॉज जैसे जैसे पैसा आएगा वैसे पी का भी रेटिंग होगा। तो मुझे दोनों बाजू से इक्विटी मार्केट के लिए बहुत ही अच्छा पीरियड नजर आ रहा है। तो और बहुत ही अच्छे अच्छे आइडियाज है अभी भी मार्केट में, ऐसा नहीं कि मार्केट 9,200 के लेवल पे है तो आइडियाज नहीं, आइडियाज तो भरपूर है। चलिए एक और आइडिया, पैसा भी भरपूर है। देखो हिंदुस्तान में पैसे की कमी नहीं है, अगर 1.5 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा अगर डीमार्ट के आईपीओ में आ जाते हैं तो पैसा तो है, आगे पीछे इक्विटी का पैसा इक्विटी को मिलेगा। ट्रू, और उसका फायदा भी दिखेगा। लेकिन अनिल, गैस कंपनियों में अब हम देख रहे हैं थोड़ा सा उबाल आ रहा है। गुजरात गैस इस पिछले आधे घंटे में 2% का उछाल दिखाता हुआ, और आईजीएल में मैं नोटिस कर रही हूँ 1% की बढ़त, 10% का ओपन इंटरेस्ट एडिशन। मानव, चार्ट्स देखिए, कौन सा बेहतर है, गुजरात गैस, आईजीएल, क्या खरीदे? देखिए करंट लेवल्स में आईजीएल डेफिनेटली काफी अच्छा लग रहा है, बिकॉज काफी टाइम से स्टॉक एक बहुत अच्छे अप ट्रेंड में रहा है, कहीं ना कहीं स्टॉक के पास मोमेंटम भी काफी अच्छा है। लोअर साइड में 1020 का एक सपोर्ट है जो लास्ट 4 से 5 दिनों के आसपास इस स्टॉक ने सस्टेन किया है। एंड अगर शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग पर्सपेक्टिव की बात की जाए तो इंट्राडे चार्ट्स में भी स्टॉक ने 1030 के लेवल्स की वो ब्रेकआउट करके उसके आसपास ही ट्रेड कर रहा है। इनफैक्ट अगर हम देखें तो स्टॉक जिस तरह वीकली का क्लोज दे रहा है, सो आई थिंक शॉर्ट टर्म कंसोलिडेशन कंप्लीट काइंड ऑफ हो चुका है स्टॉक का, एंड वेरी सुन हम लोग स्टॉक में एक नया हाई बनाता हुआ देखेंगे। सो अपसाइड जो स्टॉक का टारगेट रहेगा करीब 1100 और 1125 का रह सकता है। अच्छा राजन, ये टोरेंट ग्रुप के शेयर आप ट्रेड करते हैं क्या? टोरेंट फार्मा तो 6% भाग गया है, इसके पीछे अब देखिए टोरेंट पावर भी 4.5% भाग गया है, क्या राय है आपकी? नहीं अनिल जी, मैं ट्रैक नहीं कर रहा हूँ टोरेंट फार्मा, तो मैं कमेंट नहीं कर पाऊंगा। लेकिन हर्षराज सुबह हम एक सेक्टर की बात कर रहे थे कि आईटी और पावर मजबूत दिखता है। आईटी देखिए निचले स्तरों से क्या शानदार रिकवरी आईटी में, और पावर में देखिए टोरेंट पावर, आरईसी, जिंदाल स्टील एंड पावर, ये जो पावर से प्राइवेट पावर प्लेयर्स हैं, ये तमाम शेयर क्या जबरदस्त तेजी दिखाने, तो पावर शेयरों में भी एक अच्छी खरीदारी निचले स्तरों से आती हुई दिख रही, तो ये बेहतरीन शेयर है। अदानी ग्रुप के शेयरों में राय दें, मानव कोई अगर आपको लगता है ट्रेड करके जाना चाहिए, अदानी एंटरप्राइजेज या अदानी पोर्ट, कोई खरीदना चाहेंगे आप? देखिए अगर हम शॉर्ट टर्म्स की बात की जाए तो कहीं ना कहीं पावर सेक्टर में से अदानी पावर काफी अच्छा लग रहा है। इवन दो स्टॉक आज ज्यादा कुछ अपसाइड मोमेंटम दे नहीं पाया, बट स्टॉक एक साइडवेज कंसोलिडेशन में ट्रेड कर रहा है। इसका जो अपसाइड स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है करीब 40 रुपए 20 पैसे का, सो एक बार ये लेवल्स को हर्डल्स को क्रॉस करेगा तो इमीडिएटली हम स्टॉक में एक बहुत अच्छा मोमेंटम आता हुआ देखेंगे। इनफैक्ट लास्ट 1-2 हफ्ते पहले भी हमने स्टॉक में बहुत अच्छी सी रैली देखी थी 34 लेवल से, एंड स्टॉक वहां से 41 के आसपास गया। तो बेसिकली आफ्टर अ शार्प रैली स्टॉक वापस कंसोलिडेट कर रहा है, वहां से हम एंटिसिपेट करें कि अपसाइड ब्रेकआउट है, एंड वापस एक शार्प रैली ऑफ 6-7% की देख सकते हैं। तो ब्रेकआउट के पहले स्टॉक में अगर एंटर करें तो रिस्क रिवॉर्ड काफी अच्छा रहेगा, बिकॉज जो स्टॉप प्राइस है ओनली 3850 का ही एट करंट लेवल्स। ओके, ये फिलहाल ये स्पेस अदानी ग्रुप का थोड़ा सा एक्टिव जरूर हुआ है, लेकिन कुछ और काउंटर जिनमें हरकत है। पीवीआर में भी आप देखेंगे निचले लेवल से एक पुल अप आता हुआ, इनफैक्ट 6 लाख शेयर का वॉल्यूम हो चुका है, तो थोड़ा सा इंटरेस्ट स्टॉक में इस समय देखा जा रहा है। छोटी कंपनियों में आप कोरमंडल देखेंगे, रोल्टा जैसे स्टॉक्स, ये तो बहुत ही छोटी कंपनियां हैं जहां पर हरकत देखने को मिल रही। पेंट्स में आपको याद होगा इस हफ्ते की शुरुआत में एशियन पेंट्स ने एक लीडरशिप ली थी और उसके बाद थोड़ा सा ब्रीदर लिया, लेकिन बर्जर पेंट्स में धीरे धीरे करके खरीदारी बनती हुई दिखाई दे रही है। टेलीकॉम आज एक वीक विकेट पर है और इसमें कुछ खास बदलाव तो होता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है। 4-4.5% का नुकसान इस पूरे पैक में देखने को मिल रहा है, तो ये कमजोर रहे हैं टेलीकॉम। सरकारी बैंकों के साथ साथ अब निजी बैंकों में आईसीआईसीआई बैंक भी पिटने लगा है, 1.5% का नुकसान। इनफैक्ट इस पूरे हफ्ते आईसीआईसीआई बैंक में इतना परफॉर्मेंस नहीं रहा है। वही क्विकली वागले साहब बताइए, आगे क्या और कमजोरी देखने को मिलेगी इस शेयर में?
हर्षदा हायर लेवल्स पे जहां पर ब्रेकआउट आया था वहीं से घुमा है, 288 के लेवल पार कर नहीं सका। इनफैक्ट तभी मेरा व्यू था कि ये 300-305 तक जाएगा, तो ऑब्वियसली वो व्यू गलत हो गया। और जैसे ये 280 के नीचे ट्रेड होता है वीकनेस बढ़ सकती है और ये 270 की तरफ आ सकता है, तो यस थोड़ा सा हल्का सा वीकनेस की संभावना है। एचसीएल टेक पर राय दीजिए, आप मानो क्या इसे खरीद कर जाएं, क्योंकि मेरे ख्याल से 20 तारीख को ही इसकी बोर्ड बैठक है ना बायबैक के लिए, 20 तारीख यानी सोमवार। क्या एक अच्छा बीटीएससी हो सकता है ये? इनफैक्ट इसका जो इम्पोर्टेंट लेवल्स है अनिल जी देखने वाला कि 870 के जो लेवल्स है काफी करीब 6 से 7 महीने के आसपास स्टॉक वो लेवल्स के आसपास इनफैक्ट हमने ब्रेकआउट नहीं देखा है। बट अगर हम शॉर्ट टर्म चार्ट देखें तो कहीं ना कहीं स्टॉक बहुत माइनर हायर बॉटम्स बनाते स्टॉक वापस 870 के आसपास आए। एंड आज इंट्राडे में हमने 870 डेफिनेटली ब्रेकआउट देखा है बट डिसाइसिवली उसके ऊपर क्लोज नहीं हुआ है। सो अगर इस स्टॉक में प्योर एक मोमेंटम प्ले अगर हम देखना चाहे तो 870 के ऊपर अगर स्टॉक एक बार ट्रेड करे करीब एक डेढ़ घंटा मंडे को, तो डेफिनेटली आज के लो के हिसाब से भी स्टॉक में इनफैक्ट स्टॉप लॉस से लिया जा सकता है। बट इसमें बीटीएसटी ना करके बट अनिल जी अगर थोड़ा पोजिशनल व्यू रखे तो मेरा ऐसा मानना है कि 890 तक ही हम बहुत शॉर्ट टर्म अपसाइड देख सकते हैं। बट मेरा इसमें ऑलरेडी रिपोर्ट निकला है जिधर मैंने 940 के अपसाइड टारगेट दिए। सो इस स्टॉक में थोड़ा मीडियम टर्म पर्सपेक्टिव में ज्यादा अपसाइड पोटेंशियल दिख रहा है। 890 में तो 3% ऊपर है ना। अगर इसका कुछ बायबैक बड़ा फेवरेबल आ गया, समझो बहुत ऊंची प्राइस दे दी उन्होंने बायबैक की और ये कह दिया कि भाई खाली बोर्ड अप्रूवल वाला नहीं होगा, 10% ऑफ नेटवर्थ हो सकता है शेयर होल्डर्स के पास जाकर 25% ऑफ नेटवर्थ करने की कोशिश करें, या फिर ये कह दें भाई कि प्राइस 1200-1300 हो सकती है, तो एक बार आपका 890 का टारगेट तो फिर आ जाएगा। मंडे भी आ सकता है, अल्टीमेटली आना होगा तो मंडे को एक बढ़िया ट्रेड यहां पर आ सकता है। इस बीच प्रोविजनल क्लोजिंग 1 पॉइंट नीचे है निफ्टी पर, सेंसेक्स पर 32 पॉइंट, लेकिन जो फाइनल क्लोजिंग आएगी वो ऊपर ही आएगी क्योंकि आखिरी आधे घंटे में नीचे गया नहीं मार्केट। तो फाइनल क्लोजिंग सेंसेक्स, निफ्टी और मिड कैप शेयरों में ऊपर की तरफ आनी चाहिए। हाँ, बैंक निफ्टी जरूर लाल निशान में ही बंद होगा आज, क्योंकि ये पिछले आधे घंटे में लगातार लाल निशान में ही ट्रेड करते हुए दिखा। आइए, हफ्ते का आखिरी दिन है तो हफ्ते भर का प्रदर्शन कैसा रहा है उस पर भी नजर डाले। बैंक निफ्टी इस हफ्ते 2% बढ़ा, 16,900 तक नहीं, ये तो कुछ गलत है। बैंक निफ्टी 2%, 2.5%, निफ्टी 2.5% ऊपर बंद हुआ है और बैंक निफ्टी 2% के आसपास की तेजी के साथ बंद हुआ। तो अच्छी मजबूती के साथ बाजार रहे इस हफ्ते 3 नए हाई बनाने के बाद। जी हाँ, और कुछ आउट परफॉर्मर्स ओवर द वीक के मैं फटाफट बता दूं अनिल। हफ्ते दर हफ्ते जहां पर हमने देखा एक्शन रहा, अदानी पोर्ट एक टॉप परफॉर्मर रहा था 9% ऊपर, टाटा स्टील में करीब 7% की तेजी, आईटीसी ऑफ कोर्स आज के मूव के बाद अंत कर रहा है हफ्ता 6.5% की बढ़त पर। भेल, एलएनटी जैसे काउंटर्स में खरीदारी हुई, 5% के गेन्स। एचडीएफसी और बिंदो फार्मा, इनफैक्ट आपको याद होगा फार्मा कंपनियों में काफी पॉजिटिव खबरें आई हैं, चाहे वो सन फार्मा हो और बिंदो जैसे स्टॉक्स हो, बायोकॉन जैसी कंपनियां हो, इन सब में खरीदारी का मूड देखने को मिला और हफ्ते दर हफ्ते यहां पर एक पॉजिटिव रुझान के साथ समाप्ति रही है। कुछ अगर आप मिड कैप साइड पर शेयर देखें तो एमएनएम फाइनेंशियल 12% ऊपर, ड्रेजिंग में हमने देखा 43% की तेजी देखने को मिली। आज फिर ये काउंटर करीब 8-8.5% ऊपर था। आरईसी आज ऑफ कोर्स नोटिस में आया, लेकिन हफ्ते दर हफ्ते धीरे धीरे करके इसने करीब 10% से ज्यादा की गेन्स जोड़े। तो ऐसे कई काउंटर्स थे जहां पर हमने देखा काफी ट्रैक्शन दिखा है। वागले साहब बताइए, अगला हफ्ता क्या ऐसा ही रहेगा, फिर 9,200 के आसपास अटकेंगे या फिर आपको एक बड़े मूव का इंतजार है? हर्षदा, मैं समझता हूँ 9300, 9350 ये मुझे आशा है और लगता भी है पैटर्न वाइज कि आना चाहिए, और बाय एक्सपायरी हम शायद इवन 9400 भी टेस्ट कर सकते हैं। तो मेरा वीकनेस ये थोड़ा सा हल्का सा कंसोलिडेशन है, मैं तो इसको करेक्शन भी नहीं मानता। और जब तक हम 9100 के ऊपर रहेंगे, उसके नीचे जब तक हम क्लोज नहीं होते, मुझे लगता है ऊपर की मूव बरकरार है, तेजी बरकरार है। ओके, तो घबराने की जरूरत नहीं, तेजी बरकरार रहेगी। और वैसे भी आप देखें आज जो बंद हुआ है सेंसेक्स, निफ्टी और मिड कैप का क्लोजिंग लेवल, ये अब तक के हाईएस्ट लेवल पर बंद हुए हैं। 9,160 क्लोजिंग बेसिस पर निफ्टी का हाईएस्ट लेवल है, 9,218 निफ्टी का आज का इंट्राडे का लेवल हाईएस्ट लेवल है। और
बैंक निफ्टी भी आप देख सकते हैं आज जो क्लोज हुआ है वो हाईएस्ट लेवल पर नहीं हुआ है, बैंक निफ्टी नीचे, लेकिन मिड कैप इंडेक्स 16,901 पर क्लोज हुआ है, ये हाईएस्ट लेवल पर हुआ है। शुक्रिया आप सबका, राजन, संदीप पागले और मानव चोपड़ा, आप सभी महानुभावों का शुक्रिया आखिरी सौदा में हमारे साथ जुड़कर हमारे दर्शकों को अपनी राय देने के लिए। और देख लेते हैं आज के स्टॉक 2020 के मैच का रिजल्ट। और बाजी मारी है आशीष ने 3.25% के आसपास के रिटर्न्स बनाए उन्होंने, और नीरज ने कमाई की है 2% के आसपास की। अच्छी परफॉर्मेंस दोनों ही टीमों की, खासतौर से तब जबकि सेंसेक्स निफ्टी और मिड कैप इंडेक्स सुस्त रहा और बैंक निफ्टी लाल निशान में बंद हुआ, उसके बावजूद अच्छी कमाई करके दी है। कमाई कहां से हुई? मुर्देश्वर सिरामिक्स 10% भागा, A to Z, मेगासॉफ्ट, पटेल इंटीग्रेटेड, ये तमाम शेयर आशीष के क्या तेज दौड़ लगाते हुए नजर आए और नीरज की टीम पर नजर डाली रखी है। नीरज ने भी अच्छी कमाई करके दी आज के सेशन में। इनके स्टॉक्स HOCL, ABG शिपयार्ड, MTNL, मार्क्स अच्छा है। तो कैश मार्केट के स्टॉक्स पर भरोसा करना दोनों ही कैपिटल्स के लिए आज एकदम सही साबित हुआ है। तो बाजारों के लिए रहा एक और रिकॉर्ड का दिन, हफ्ते का अंत बेहद मजबूत। आखिरी सौदा में आज के लिए इतना ही, लेकिन बने रहिए क्योंकि ब्रेक के बाद इस वीकेंड की तैयारी वीकेंड मस्ती में। Tata Salt Light presents high performing stocks.